आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 के चैप्टर 9 के नोट्स पढ़ेंगे जो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इंस्टाग्राम पर हमने चैप्टर्स का शॉर्ट में रिवीजन कर लिया था। यहाँ पर हम सभी चैप्टर्स को डिटेल में कवर करेंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से जुड़ सकते हैं जिसका यूजर नेम है स्टडी कैफे ऑफिशियल। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 9 है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, जिसमें प्रभाकर लोहारों को काम करते हुए देख रहा था। एक छोटी सी कुल्हाड़ी और हाशिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे और दूसरी तरफ भट्टी चल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म करके उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़ा मजेदार लग रहा था। यानी इस चैप्टर में हम लोहे के औजार के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? 3000 साल पहले। आपको इस बात को नोट करना है। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इसके बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया है। यहाँ पर यही लिखा है, इसके बारे में तुम अध्याय 5 में पढ़ चुके हो। महापाषाण कब्र क्या होती है? जो पत्थरों के बीच में बनाई जाती है कब्र, उसे महापाषाण कब्र कहा जाता है। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल भी शामिल है। इसका हमने अध्याय 6 में पढ़ लिया है। ठीक है, अगर ये आप डायग्राम देखना चाहो तो यहाँ पर आपको हाशिया, कुल्हाड़ी और संडसी देखने मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम, जो कि था सिंचाई। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार और रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। ये ऊपर का तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है। गाँवों में कौन रहते हैं? इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गाँवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते हैं। पहले जो हैं वो तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को वेल्लला, यानी जो बड़े भूस्वामी है उन्हें वेल्लला कहा जाता था। साधारण हलवाओं को उणवार और भूमिहीन मजदूर को दास, कडेसियार और अधिमई कहा जाता था। देश के उत्तरी हिस्से में गाँव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। यानी अगर आप सरपंच है तो आपका बेटा सरपंच बनेगा। उस तरीके से जो ग्राम व्यक्ति, जो प्रधान व्यक्ति होता था, वो ग्राम भोजक कहलाता था। कह सकते हैं कि ये पद अनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। अब यहाँ पर भी आप नोट कर सकते हैं, प्रधान व्यक्ति कौन होगा? उसको माना जाएगा जिसके पास ज़्यादा भूमि होगी, तो उसको यहाँ पर ग्राम भोजक का नाम दिया गया। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं को सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लेना। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। इसमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। नेक्स्ट लाइन आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। यानी तमिल की जितनी भी प्राचीनतम रचना है उसको संगम साहित्य का नाम दिया गया। इसकी रचना करीब 2300 वर्ष पहले हुई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। गाँव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये रीज़न था। ये पॉइंट आपका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर नेक्स्ट पेज टर्न करें तो यहाँ पर सिर्फ एक स्टोरी दी हुई है जिसका आपका एग्जाम से कोई रिलेशन नहीं है। जैसा कि तुम ऊपर के चित्रों में देख रहे हो, अनेक शहरों में वलयकूप मिले हैं। वलयकूप इस तरह के होते हैं, राउंड राउंड, जो बिल्कुल नली जैसे होते हैं। यहाँ पर मेन इसका काम होता है जल निकालने का, जल निकासी का। तो हड़प्पा में किस तरीके से जल निकासी होती थी? वहाँ पर नालियाँ बनाई जाती थी। और यहाँ पर आपको दिल्ली में, ये दिल्ली का वलयकूप है। ठीक है, तो आगे लिखा है ये वलयकूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। यानी इसमें कचरा भी भरा जा सकता था। प्रायः ये वलयकूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों
दीवारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए हों। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा पता चलता है। ऐसा एक ही विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। यहाँ एक डायग्राम है, यहाँ लिखा है नीचे सांची की मूर्तिकला है। ठीक है, यह मध्य प्रदेश में स्थित सांची के स्तूप की मूर्तिकला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। तुम अध्याय 12 में सांची के बारे में पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंटे की बनी है या फिर लकड़ी की या फिर पत्थर से? क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है? इन इमारतों की छतों का वर्णन करो। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बिल्कुल बारीक इन्होंने डायग्राम बना रखे हैं एंड कितनी अच्छी तरीके से इन्होंने मूर्ति कला का डिज़ाइन कर रखा है। ये तो हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है। मैं भी मध्य प्रदेश से हूँ, तो ठीक है, जाएंगे कभी घूमने। ये ऊपर की स्टोरी आपकी किसी काम की नहीं है। नीचे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है सिक्के। चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। आहत सिक्के डायग्राम आप ये देख सकते हो। यहाँ पर आहत सिक्के क्या होता है? आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। आप इन्हें देख सकते हैं, ध्यान में इसमें कुछ लिखा नहीं है, बस इस पर कुछ छाप बनाई गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है नगर, अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मथुरा, यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर तथा दूसरा रास्ता उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इनमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। आप इन बातों को नोट कर सकते हैं। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बना। ठीक है, 2000 साल पहले किसकी राजधानी बना? कुषाणों की। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है शिल्प तथा शिल्पकार। पुरास्थलों से शिल्प के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। इसके कपड़ा उत्पादन के। ठीक है, यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। जो पहले संघ बनाए गए उन्हें श्रेणी कहा जाने लगा। ठीक है, शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का विवरण करना, जबकि व्यापारियों की श्रेणी व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियाँ बैंकों के रूप में काम करती थी, जहाँ लोग पैसे जमा करते थे। देखो, पहले इतने टाइम पहले भी ये सारी प्रोसेस चलने लगी थी। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दे दिया जाता था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडु। अरिकामेडु एक बंदरगाह है। यहाँ पर लिखा है अरिकामेडु, जो कि पुदुचेरी में। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पतन था। पतन यानी होता है बंदरगाह। यहाँ दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बने एक ढांचा मिला है, जो संभवतः गोदाम रहा है। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में एम्फोरा जैसे पात्र मिले, जिनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे साँचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन तो रोम का था, किंतु वे यही बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी थे। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं, जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभिलिखित मिट्टी के बर्तन। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, इसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं।
इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। अन्यत्र में रोम के बारे में दिया गया है। रोम यूरोप में है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। किसकी बात हो रही है? रोम की। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी थी। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में एक था ऑगस्टक। इस ऑगस्टक ने रोम में करीब 2000 साल पहले शासन किया। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। ऑगस्टक और उसके बाद उसके कई शासकों ने मंदिर तथा महल भी बनवाए। ऑगस्टक ने बड़े बड़े रंग मंडल, जिन्हें एम्फी थिएटर भी कहते हैं, वो बनवाए, ठीक है। इनमें चारों तरफ दर्शक के बैठने के लिए सीढ़ी नुमा जगह होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्हें स्नानागार भी बनवाए जहाँ स्त्रियाँ तथा पुरुष दोनों ही स्नान कर सकते थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु के जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। यानी जो जलवाही होते थे, सेतु होते थे, यानी इसे नली टाइप में इस तरीके से मान सकते हो। तो उससे यहाँ पर जो फव्वारे होते थे, जो स्नानागार यानी जो स्विमिंग पूल टाइप में होते थे, वहाँ पर पानी लाया जाता था। इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और देख लो। उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत करीब 3000 साल पहले। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर, आहत सिक्के करीब 2500 साल पहले। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत करीब 2300 साल पहले और अरिकामेडु का पतन करीब 2200 से 1900 साल पहले। यहाँ पर मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट कर रखा है। इसकी जो भी एक्सरसाइज होती है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर को जल्दी से कवर करेंगे। सो आप हमारे शॉर्ट्स चैनल से भी जुड़े, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको हेल्पफुल हो और उनका बेस्ट कंप्लीट हो। सो आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं क्योंकि वहाँ पर आपको वीडियो के अपडेट दे दिए जाते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं स्टडी कैफे में नई वीडियो के साथ। जय हिंद।